कहानी की स्टार्टिंग एक रहस्यमय लड़की को दिखाने से होता है जो कि साइकिक होती है। साइकिक इंसानों की तरह ही होते थे, बट इंसानों से थोड़े से डिफरेंट होते थे क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल पावर होती थी, जिसकी वजह से वो किसी भी इंसानों की चीजों को सिर्फ टच करके उसके पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में जान लेते थे। इसके साथ उनका सिक्स सेंस भी कमाल का था और तो और वो मरे हुए इंसानों के साथ भी कनेक्ट हो सकते थे। हमारी हीरोइन लुओ भी एक साइकिक होती है और वो पैसे लेकर ये सारी चीजें किया करती थी। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, लेकिन एक लड़की जिसका नाम लिसु होता है वो उससे बहुत ही ज्यादा जलती थी और लुओ को मिलने वाले अटेंशन प्यार वो खुद के लिए चाहती थी, जिसके लिए उसने लुओ की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पहले उसने लोगों को उकसाया कि इसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, ये लोगों का पैसा लूटने के लिए नाटक करती है। इसके बाद जब लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं तो वो सबको ये यकीन दिलाती है कि वो ये सारी चीजें मुफ्त में ही कर सकती है, जिस वजह से लोग उससे दिए हुए पैसे को लेने की कोशिश करते हैं, उसकी सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो उनसे बचते बचते भागते हुए 20 रास्ते पे कब वो पहुंच जाती है इस बात का भी उसे पता नहीं चलता है। उसी समय सामने से एक कार आती है जिससे उसकी टक्कर हो जाती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से वो एक गहरे पछतावे के साथ वहीं पे मर जाती है। लेकिन मरने के कुछ समय के बाद ही जैसे वो अपनी आंखें खोलती है उसका फिर से रीबर्थ हो चुका होता है, और वो भी उस दिन जिस दिन से ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी और वो बूढ़ा पर्सन पहली बार मदद के लिए उसके पास आया था। और इसी वजह से जिस पर्सन की वजह से ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी वो उस पर्सन की मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो उस पर्सन की मदद करती है तो उसकी जान जाने का खतरा बना रहेगा। ठीक उसी समय यहाँ पे सू भी आ जाती है जो कि लू के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो मरे हुए इंसानों की चीजें बर्बाद कर देती है जलाने के नाम पे, और तो और वो लोगों से ज्यादा पैसे भी लूट लेती है और इसीलिए शायद वो इस पर्सन की मदद नहीं करना चाहती है। अब जैसे ही सू को लू यहाँ पे देखती है वो समझ जाती है कि यहीं से ही सू ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ पे उस पर्सन की मदद करती है अपने छोटे मोटे पावर का यूज करते हुए, जिस वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और आगे चलकर वो इन्हीं सारी चीजों को यूज करती हुए बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स भी बना लेती है। पुराने पल को याद करते हुए वो सोचती है कि इस बार वो उनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिसके बाद वो सभी के सामने साफ साफ कह देती है कि उसे भी अपना पेट भरना है, जिसके लिए वो ये सब कुछ करती है। इसलिए अगर आप लोगों को मेरा तरीका गलत लग रहा है तो आप लोग सू से ही काम करवा लो, क्योंकि बिना पैसों से मैं काम नहीं करने वाली हूँ। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर तो सू को घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अकेले वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे तरीके पुराने हैं, इसलिए चलो हम साथ में मिलकर इस पर्सन की मदद कर देते हैं। लेकिन वो मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि बिना पैसों के तुम्हें दूसरों की मदद करने का शौक है, मुझे नहीं। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब इस बार तो सू का तरीका उल्टा उसके ही ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने ही जाल में फंस चुकी होती है और यहाँ से निकल नहीं पाती है और लोग उसे अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जो लू होती है वो अपने घर पहुँच जाती है, लेकिन घर पहुँचने के बाद वो सू पे पूरा ध्यान देती है, क्योंकि उससे पता होता है कि वो क्या करने वाली है, जिसके लिए वो उसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोगों के सामने झूठ बोल रही है और लोगों को उसके झूठ पे भरोसा भी नहीं हो रहा है। वो लोगों के सामने अपनी शक्ति का दिखावा करती है और उस बूढ़े इंसान से कहती है कि तुम्हारी वाइफ मर चुकी है और उसकी आत्मा अभी भटक रही है, इसीलिए तुम्हें अपनी वाइफ की आत्मा की शांति के लिए अपने परिवार के साथ और अपने बेटे के साथ खुश रहना होगा। ये सुनकर बूढ़ा इंसान भावुक हो जाता है। उसे तो इस बात का भी अंदाजा नहीं होता है कि सू ने उससे झूठ बोला है और उसका कोई बच्चा है। आसपास के लोग भी सू को लू से ज्यादा पसंद करने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, फ्री में हमारी मदद कर रही है। एक वो थी जो कि हमसे इतना ज्यादा पैसे लूटती थी, बट इन लोगों को नहीं पता होता है कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट सू को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, इसीलिए तो वो ऐसी चीजों के बीच में कदम रखने की वजह से आसपास की बुरी नेगेटिव से घिर जाती है, क्योंकि उसने उनका मजाक उड़ाया होता है लोगों को खुश करने के लिए। लू ये सारी चीजें ध्यान से देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है कि सू कितनी ज्यादा पागल है, इसे तो ये भी नहीं पता है कि मैं आखिर पैसे लेकर ये सारी चीजें क्यों करती थी। मैं पैसे इसलिए लेती थी ताकि मेरे पास कम से कम लोग आएं, क्योंकि अगर कोई पर्सन इन सारी चीजों में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो इससे उसका ही नुकसान होगा। बट बेचारी को इसके बारे में पता नहीं है ना, इसीलिए तो वो इतने सारे लोगों की मदद कर रही है ताकि वो अपनी फैन फॉलोइंग बना सके। इसके बाद वो किसी के पास कॉल करती है और सू के बारे में पता लगाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डाउट होता है कि सू को हॉरर चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो बस दिखावा कर रही है, क्योंकि कॉलेज में भी उसका स्ट्रीम अलग था। अगर वो लोगों को धोखा दे रही है तो इससे वो आत्माओं को भी धोखा दे सकती है और आत्माएं ऐसे उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। अब आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए वो सू के बारे में पता लगाती है। उसी समय उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि उस जगह का मालिक होता है जहाँ पे लू अपने स्टॉल लगाकर लोगों की मदद किया करती थी। वो पूछता है कि वो स्टॉल पे नहीं है, तो वो कहती है कि अब वो दोबारा उस स्टॉल पे नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। ये सुनकर मालिक कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस जगह को किसी और को बेच देता हूँ।
जिसके बाद वो फिर से उसकी लाइफ देखने लगती है, जहाँ पे अब भी सू लोगों को भरोसा दिला रही होती है कि वो पैसे के लिए सारी चीजें नहीं कर रही है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही होती है। उसी समय लू भी उसकी लाइफ को ज्वाइन कर लेती है और उसमें कमेंट करते हुए उसे समझाने लगती है कि एक साथ इतने सारे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नर के रूल के खिलाफ होता है। अब उसके मैसेज को देखते ही सू तुरंत ही पहचान लेती है कि वो लू की आईडी है। हालांकि आईडी का नाम चेंज होता है, बट फिर भी वो उसे पहचान लेती है और लाइव में भी वो उसका नाम छेड़ देती है, जिस वजह से वो लोगों के ध्यान में आ जाती है और सभी लोग लू को भला बुरा कहने लगते हैं। साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो सू से ईर्ष्या करती है और उसे जलती है। लू मुस्कुराते हुए उसे आंसर करती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी छोटी सी मदद कर रही थी, अगर मदद नहीं चाहिए तो छोड़ दो। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि ये पागल लड़की खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी चला रही है। इसे पता नहीं है कि ये जितने भी लोगों की मदद करने का ढोंग कर रही है, उनकी आत्माएं अभी भी इस दुनिया में फंसी है, जिसे उसे नर्क में भेजना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, जिस वजह से वो आत्माएं इसे ही अपना घर बना लेंगी और धीरे धीरे इसकी हालत कहां से कहां पहुंच जाएगी, इसे तो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। जिसके बाद वो उसकी लाइफ छोड़ देती है। सू भी कुछ समय तक अपने लोगों से बात करती है और उनकी मदद करने के बाद वो सबसे पहले लू के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम आखिर मुझसे इतने जल्दी क्यों हो, जो कि मेरी लाइफ में आकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर लू कहती है कि अच्छा, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने के लिए आई थी। एक साइकिक होने के नाते मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, बट तुम्हें ही कुएं में कूदने का शौक है तो अच्छा है, आराम से कूदो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए वो फोन को रख देती है और घर पे ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगती है, क्योंकि पहले लोगों की मदद करने की वजह से हमेशा ही वो अपने काम में बिजी रहती थी और अपने आप को समय नहीं दे पाती थी। जिस वजह से जब सू उसकी जगह पे लोगों की मदद करने का ढोंग कर रही होती है, तब वो खुद के लिए समय निकालती है और वो सारी चीजें करती है जो कि उसे करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वहीं दूसरी तरफ जो सू होती है, वो अब भी इन सारी चीजों में धीरे धीरे धंसती जाती है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग 6 दिन बीत चुकी होती हैं और अगला दिन आ जाता है। लू आज भी घर पे ही रहने वाली थी, लेकिन उसी समय मार्केट के मालिक का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि मार्केट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि यहाँ पे स्टॉल लगाते थे। ये सुनकर लू कहती है कि मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे पास कॉल मत करो। लेकिन मालिक उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और उससे मदद मांगता है। साथ ही उन दोनों लोगों की भी मदद करने के लिए कहता है, ताकि वो उनकी आखिरी इच्छा का पता लगा सके। लू कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे मार्केट में जो रहता है ना, उससे पता कर लो। वो सू के बारे में बात कर रही होती है, बट मालिक को लू पे ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो लू से रिक्वेस्ट करने लगता है। साथ ही वो एक पर्सन के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे काम करता था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाने की वजह से उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था और अकाउंट का पासवर्ड भी घर वालों में से किसी को नहीं पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम इस बात का पता लगाओ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। वहीं दूसरी तरफ जो सू होती है, वो लगातार कई सारे आत्माओं के बीच में घिरी रहती है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह अगला काम लेने से थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है, क्योंकि उसके मन में डर हो गया होता है। आसपास के काफी सारे लोग होते हैं जो कि उसे तुरंत काम को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। उसी समय यहाँ पे लू भी आ जाती है। सू की हालत को देखकर वो समझ जाती है कि इसके आसपास काफी सारे बुरी आत्माएं हैं, जिनकी ये चालबाज से कुछ मदद कर पा रही है, लेकिन उन आत्माओं को नर्क नहीं भेज पा रही है, जिस वजह से वो इसे चिपक चुकी हैं। अब सू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसके आसपास इतनी सारी आत्माएं होती हैं और उसकी आंखों की हालत इतनी खराब होती है कि वो मेकअप से भी उन्हें छुपा नहीं पाती है। लेकिन जैसे वो लू को देखती है, वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए लोगों के सामने ला देती है और उसके हाथ में मृतक का जेड पत्थर रखते हुए उसे कहती है कि इसके बारे में जल्दी से पता लगाओ और खुद की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन सू तो साफ साफ मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पे एक ऑडियंस की तरह आई हूँ, ना कि तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सारी चीज लाइव चल रही होती है, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि लू बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लेकिन लू किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देती है और सू को वहाँ पे अकेला छोड़ते हुए साइड में एक ऑडियंस की तरह खड़ी हो जाती है, जिस वजह से सू को आगे के काम देखने पड़ते हैं। वो मरे हुए इंसान का जेड पत्थर अपने हाथ में लेती है, अपने पावर का यूज करती है और उसकी अंतिम इच्छा पता करने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो एक और आत्मा को अपने पास बुला लेती है, लेकिन फिर भी वो उससे बात नहीं कर पा रही होती है। इसीलिए वो सभी से झूठ बोलती है और सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो मनगढ़ंत कहानी उन्हें सुनाने लगती है। मरे हुए इंसान की मॉम से वो बात करती है और कहती है कि मरा हुआ इंसान चाहता है कि उसका बेटा अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे और लाइफ में आगे जाए। ये सुनते ही बूढ़ी इंसान गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही सू के ऊपर हाथ उड़ा देती है और कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मेरे बेटे और मेरे पोते के बीच में रिश्ता कैसा है और तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। अब जब सू को थप्पड़ मिल जाती है, तब लू भी सामने आ जाती है और उस जेड पत्थर को हाथ में लेकर उसे जलाने की बात करती है, ताकि वो मृतक के बारे में पता कर सके कि उसकी आखिरी इच्छा क्या थी। बूढ़ी लेडी को पता होता है कि ये कीमती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे की आखिरी इच्छा जानने के लिए वो उसे जलाने की परमिशन दे देती है, जिसके बाद वो उस पत्थर को जला देती है और अपने पावर का यूज करते हुए मरे हुए इंसान की आत्मा से बात करती है।
सब कुछ पता लगा लेने के बाद वो आत्मा के मॉम से बात करती है और कहती है कि आपका बेटा चाहता है कि आप उसके कुत्ते का अच्छी तरीके से ध्यान रखो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आप अपना भी ध्यान रखो और अपने पोती को काम के लिए दूसरे शहर भेज दो क्योंकि वो यहाँ पे रहकर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ये सुनकर जहाँ लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, वहीं पे वो बूढ़ी लेडी आगे बढ़ती हैं और लू का शुक्रिया अदा करने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी की यही सारी आखिरी इच्छा हो सकती थी। लेकिन मरे हुए इंसान का जो बेटा होता है उसे इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं होता है कि उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसीलिए वो लुओ से बहस करने लगता है। अब पहले तो लुओ उसके मुंह नहीं लगने वाली थी, लेकिन जब वो ऐसी बातें करता है तब वो उसे छोड़ती नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सा रख कर जाएंगे? तुम एक ही क्लास में पिछले 2 सालों से फेल हो रहे हो और उससे बाहर ही नहीं आ रहे हो। इसके साथ ही तुमने अपने पिता के साथ आज तक अच्छी तरीके से बातचीत नहीं किया, तो बताओ वो तुम्हारे लिए क्यों ही कुछ छोड़कर जाएं? उनके हर एक दुख और सुख के समय में उनका प्यारा डॉगी उनके साथ रहता था, इसलिए मरने के बावजूद भी वो चाहते थे कि इस डॉगी का अच्छे से ख्याल रखा जाए। और रही पैसों की बात, तो पेन जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि उन्होंने पैसे तो सभी पहले ही डोनेट कर दिए हैं। तुम लोगों के लिए कुछ चीजें हैं जो कि घर पे ही हैं। तुम्हारा बड़ा सा घर तुम लोगों के पास है और कुछ पैसे भी हैं जो कि घर पे ही हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी लेडी से बता देती है कि पैसे घर के कौन से कोने में रखे गए हैं। ये सुनकर बूढ़ी लेडी काफी खुश होती हैं और उनसे कहती हैं कि वो घर जाकर उनकी दक्षिणा दे देंगी। ऐसा कहने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से अपने पोते के साथ चली जाती हैं। फैमिली वाले के चले जाने के बाद लू एक बार फिर से सामने आती है और दिया चलाते हुए उनकी आत्मा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देती है। जिसके बाद दूसरी लेडी का समय आता है। वो डायरेक्टली सू के पास आती है और चाबियों का एक बड़ा सा गुच्छा उसके हाथ में रखते हुए उनसे मदद मांगती है। पता चलता है कि मरा हुआ दूसरा पर्सन इसी लेडी का बेटा होता है और वो अपने बेटे की आखिरी इच्छा के बारे में इससे जानने की कोशिश करती है। अब पहले तो सू घबरा रही होती है, लेकिन कहीं उसका पोल सबके सामने खुल ना जाए, इसी डर से वो उस लेडी की मदद करने का फैसला कर देती है और फिर से अपने पावर का यूज करते हुए उस लेडी की थोड़ी बहुत मदद कर देती है, जिससे लेडी खुश होकर चली जाती हैं और लोग भी सू पे भरोसा करने लगते हैं। लेकिन कोई वो सारी चीजें नहीं देख पा रहा होता है जो कि लू देख पा रही होती है, क्योंकि उसने इस बार भी गलती की होती है और मरे हुए इंसान की आत्मा उसके पीछे लग गई होती है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं होती है। लू उस आत्मा को देखती है और मुस्कुराकर यहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट आसपास के लोग उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो फिर से काम स्टार्ट करने वाली है, तो वो डायरेक्टली मना कर देती है, जिससे सू उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। लू उसकी सभी बातें ध्यान से सुनती है और मुस्कुराती हुई अपना कार्ड उसके हाथों में रख देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर आगे आने के बाद जब वो फिर से पीछे पलटकर सू को देखती है तो वो देखती है कि उसकी हालत तो पहले से अब और भी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि आत्मा के आसपास रहने की वजह से उसके पास की ठंडी बढ़ चुकी होती है और इस भारी गर्मी में भी उसे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। लू उसे नजरअंदाज करती है और घर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद वो अपने बड़े बुजुर्ग के सामने प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक से उसी दूसरे मरे हुए इंसान की आत्मा यहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि लू से मदद मांगती है और उसे कहती है कि सू से कहो कि वो उसे वापस भेज दे, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछने के लिए उसे बुला तो लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद उसने उसे वापस नहीं भेजा, जिस वजह से वो यहीं पे फंस कर रह गया है। फिर वो आगे उससे कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो लड़की अपने पास इतने सारे आत्माओं को क्यों रखना चाहती है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। लेकिन लू उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि लोग पहले ही उस पर भरोसा नहीं करते हैं, जिस वजह से वो उसकी किसी भी खास चीज को उसे छूने तक भी नहीं देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ ले। अब ये सुनकर वो जो आत्मा होती है वो भड़क जाती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके पूर्वजों के आशीर्वाद होने की वजह से वो आत्मा उसे टच भी नहीं कर पाती है। लू उस आत्मा की बेचैनी नोटिस कर रही होती है, इसलिए वो उसके बाद में मदद करने का फैसला करती है। ये सुनकर वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। तभी उसे फिर से सू के लाइव आने का नोटिफिकेशन मिलता है। वो उसके लाइव को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे सू इसमें एक भूतिया हवेली के बारे में अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही होती है कि वो अकेले ही उस खतरनाक भूतिया हवेली में घूमने के लिए गई थी और वहाँ पे डरने वाली कोई भी चीज नहीं है। लू भी उसकी बातें सुन रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि जितनी भी आत्माओं को उसने वापस नहीं भेजा है वो उसके ऊपर भड़क रही हैं, जिनमें से एक आत्मा तो उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करने वाली थी। लू को इसके बारे में पहले पता चल जाता है, इसलिए वो उसे चेतावनी देती है और बचने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। लेकिन थोड़े ही देर के अंदर उसके घर में जो एक आत्मा होती है वो उसे नुकसान पहुंचा देती है, जिससे सभी लू पे भरोसा करने लगते हैं। सू ये देखकर गुस्सा होने लगती है और बताती है कि ये उसकी ही गलती है, जिसके बाद फिर से सभी लू की चेतावनी को भूल जाते हैं और बात करने लगते हैं। लू
भी इन सभी को छोड़ देती है और वापस से अपनी जिंदगी में लौट जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सू की जिंदगी और भी ज्यादा कठिन होने लगती है। उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं, इसीलिए वो लुओ से मिलने के लिए पहुंचती है और उससे मिलते ही डायरेक्टली उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके ऊपर कुछ काला जादू किया है, जिस वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसे रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, नल से अचानक से खून आना स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही हैं आजकल उसके साथ। ये सुनकर वो उसे झटक देती है और कहती है कि तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी है? क्या तुम्हारे गुरु को पता है कि तुमने आजकल ये क्या करना स्टार्ट कर दिया? तुम्हें पता भी है कि इस लाइन में आत्माओं को तो बुलाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन उन्हें शांत करके वापस भेजना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ये आजकल तुम्हारे साथ जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये तुम्हारी पास्ट की गलती की वजह से हो रही है। लेकिन सू इस बात पे भरोसा नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। ये सुनकर लुओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे घर पे आने का तुम्हारा क्या मकसद है? सू कहती है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। और फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन उसी समय अचानक से लू के घर का मेन दरवाजा झटके से ओपन होता है और एक आत्मा घर के अंदर दाखिल हो जाती है और सू के ऊपर हमला करने लगती है और उसे लगातार कई सारे थप्पड़ मार देती है। सू को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और लुओ से मदद मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे साथ घर आकर मेरे घर को देख लो। लेकिन लुओ उसकी बातें नहीं मानती है। तब वो उसके सामने घुटने टेकने की बात करती है और कहती है कि वो उसे पूरे दिल से माफी मांग रही है। साथ ही वो उसे ऑनलाइन आने के लिए भी रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी माफी और उसके डरे हुए चेहरे को देखकर वो फैसला करती है कि एक बार वो उसकी मदद करेगी। लेकिन साथ ही वो उसे वार्न करती है कि अगर तुम फिर से कोई नया तरीका अपनाओगी मुझे परेशान करने का, तो देख लेना अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद सू अभी भी डर रही होती है और उसे चिपकी हुई होती है। ये देखकर वो उससे कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम इस प्रोफेशन में अच्छी तरीके से काम कर भी सकती हो। देखो, अगर तुम्हें नॉलेज है तो अपने पावर का यूज करो और जितनी भी आत्माओं को तुमने यहाँ पे रोक कर रखा है उन्हें यहाँ से भेज दो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब वो अपने पास से गाय के आंसू निकालती है और उसकी आंखों पे लगा देती है। ऐसा करने से सू साफ साफ उन सभी आत्माओं को देख पाती है और पहली बार आत्माओं को इतना नजदीक देखने के बाद तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर लू समझ जाती है कि जितना ये बोलती है उतना ये कर नहीं पाती है, जिसके बाद वो उसके हाथों से उसका फोन लेती है और लाइव ऑन करते हुए फोन को एक साइड पे रख देती है। जैसे ही लाइव में लोग ज्वाइन होते हैं वो लू को देखते ही उसे जज करने लगते हैं बिना बात पूरी जाने। लू को उन सभी की बातें दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। वो पानी लेती है और पानी के कुछ छींटे सू के चेहरे पे डाल देती है, जिससे वो जाग जाती है। फिर वो उसके हाथ में पानी का ग्लास दे देती है, जो कि थोड़ी ही देर के अंदर आत्मा होने की वजह से जम जाती है। फिर लू उसके सामने अपनी कंडीशन रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 30,000 युआन चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो सू हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इतना सारा पैसा मुझसे क्यों ऐंठ रही हो? क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर लू उससे कहती है कि अगर सच में तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम इस सिचुएशन को समझने के बाद मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा पैसे दे देती, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इसके बारे में आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा था कि बस मुझे कुछ शब्द दोहराने होंगे और उसके बाद मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगी। अब उसने जाने अनजाने में अपनी सच्चाई तो बता दी होती है, लेकिन उसे इस बात का आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसके ही मुंह से उसकी सच्चाई उसके खास लोग देख रहे हैं, जिससे उन सभी को भी पता चल जाता है कि सू ने उन सभी को एक साथ धोखा दिया है। लू भी उन सभी की बातें देख रही होती है और समझ रही होती है और फिर वो एक अगरबत्ती जलाती है। ये देखकर सू उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? लू कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो आत्माएं हैं मैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने काफी समय से उन्हें खाना नहीं दिया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में है। सू को लगता है कि अब भी वो उसे धोखा दे रही है, जिस वजह से वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है। लेकिन लू तो उन मरे हुए इंसानों की खास बातें भी उसके सामने रख देती है, जिससे वो परेशान होने लगती है। साथ ही जो बाकी यहाँ पे लोग देख रहे होते हैं वो भी मरे हुए इंसान के लोगों के बारे में पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि लू ने जितनी भी बातें कही हैं वो सारी की सारी बातें सच हैं। तभी सू अपने हाथ में दिए ग्लास पे नजर डालती है, जो कि अब जम चुका होता है क्योंकि आसपास काफी सारी आत्माएं होती हैं। ये देखकर वो डर जाती है और तुरंत ही उसके पास आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। लू कहती है कि ठीक है। फिर वो अपने पास से एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाती है और उसके बाद अपनी जादुई तलवार निकालती है, जिसका यूज करते हुए वो सभी आत्माओं को यहाँ से भेज देती है। फिर वो सू से पूछती है कि सकती हूँ। नेत्रिजन उसकी सभी बातें सुन रहे होते हैं और वो उसके अगेंस्ट हो रहे होते हैं और इसके बारे में सू को पता भी नहीं चलता है। लू ये सारी चीजें देख रही होती है और कहती है कि देखो, मैं फिर भी तुम्हें वार्न करती हूँ कि आत्माओं को बुलाना आसान होता है, लेकिन उन्हें भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी ही बर्बाद करने वाली हो। लेकिन ये तो उसे सीरियसली नहीं ले रही होती है। तभी लू देखती है कि घर में अब और भी सारी आत्माएं आ चुकी हैं। यह देखकर वो समझ जाती है कि इसने बहुत सारे लोगों को फंसा कर रखा है। वो उसे कहती है कि देखो, तुम सोच रही होगी कि तुम बच गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं जो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सुनकर वो उसका मजाक उड़ाती है और हंसते हुए कहती है कि उसे किसी से भी कोई भी डर नहीं है।
लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। लेकिन सू इसकी भी जिम्मेदार लू को ही ठहराती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इन छोटी मोटी तरकीबों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली हूँ। उसी वक्त लाइट फ्लक्चुएट करते हुए टूट जाती है, जिस वजह से कांच का एक टुकड़ा सू के चेहरे पे लग जाता है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर लू तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट कर देती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। इस इंसिडेंट से लू भी थोड़ी सी परेशान हो गई होती है। उसे पता होता है कि रुकी हुई आत्मा कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो सोचती है कि वो घर से ही लाइव स्ट्रीमिंग करेगी ताकि उसे कम से कम प्रॉब्लम फेस करने पड़े। जिसके बाद वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर देती है। लाइव के सभी लोग उससे बात करना चाहते थे और उसे जुड़ना चाहते थे, जो कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसीलिए खुद से ही लू उनमें से कुछ लकी लोगों को फाइनल करती है और चूज करती है। पहले टाइम में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम फैंग होता है। फैंग को जैसे ही लू अपनी लाइव में ऐड करती है, वो तुरंत ही उसके फेस पहले जमा कर देती है और कहती है कि आप मेरी एक मदद कीजिए। जिसके बाद वो अपनी मॉम को दिखाती है। दर्शकों को ऐसा लगता है कि शायद ये वसीयत का मामला हो सकता है, लेकिन फेंग बताती है कि उसकी मॉम की डेथ 10 दिन पहले हो गई थी। ये सुनकर तो सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेड बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि मरे हुए इंसान को 10 दिन बीत चुके हैं। इसीलिए सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। आगे फेई बताती है कि उन्होंने अपनी मॉम के 5 बार अंतिम संस्कार करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो लोग असफल हो जाते हैं। आग में जलाने के बावजूद भी उनकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं जलती है। यह सुनकर लुआ कहती है कि ठीक है, मैं आप सभी की मदद करूंगी। ऐसा कहते हुए वो फैंग को गाइड करने लगती है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। फैंग सबसे पहले अपनी मॉम की पसंदीदा रुमाल लेती है और उसे एक व्हाइट कपड़े में लपेटकर उसे जला देती है। जिसके बाद लू अपने मंत्र बोलती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर मरे हुए इंसान की आत्मा उसकी आंखों के सामने आ जाती है और वो उनसे बातें करती है। लू को ऐसे हवा में बात करते हुए देखकर फैंग उनसे पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम से बातें कर रहे हो। लू कहती है कि हाँ, आपने सही कहा, बस आप मुझे ये बताओ कि आपकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। ये सुनकर फैंग कहती है कि वो तो एक एक्सीडेंट था। मेरी मॉम को रात में पानी पीने की आदत थी। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठी तब उनके पास पानी नहीं था, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी और तभी उनका पैर फिसला और उनकी एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन लुआ जब ये सारी बातें सुनती है तब उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ है। ये सुनकर पूरे परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। लुआ कहती है कि आप लोगों को तो पहले ही समझ जाना चाहिए, जब आप लोग बार बार बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहे हो और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। परिवार वाले ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि हत्यारा कौन है। ये सुनकर वह कहती है कि मैं ये थोड़ी बताने में थोड़ी झिझक रही हूँ, क्योंकि जो हत्यारा है वो आप चारों में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और हैरानी से फैंग के डैड की तरफ देखते हैं, क्योंकि सभी को ये ऐसा लग रहा होता है कि वाइफ की प्रॉपर्टी की वजह से शायद हस्बैंड ने उसकी जान ली होगी। बॉडीगार्ड को भी बुला लिया जाता है और वो लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। डैड भी शांत रहते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन उसी वक्त लू सभी से ये कहती है कि असली गुनाहगार वो नहीं है, बल्कि असली गुनाहगार तो फैंग है। ये बात परिवार के साथ लोगों को भी चौंका देती है। कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। कोई समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर फैंग ने अपनी मॉम की जान क्यों ली होगी, और अगर बाई चांस उसने अपनी मॉम की हत्या की भी होगी तो उसने लू की मदद क्यों ली। इस तरीके से तो वो फंस जाती। कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट परिवार वालों को भी ऐसा लगता है कि लू झूठ बोल रही है। फैंग भी कहती है कि वो अपनी मॉम को नुकसान क्यों पहुंचाएगी, उसके पास हर कुछ है, आखिर उसे किस चीज की चाह है। लू कहती है कि इतना घिनौना काम करने के बावजूद भी तुम चाहती हो कि तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊं। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं सबको ये भी बता देती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया होगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि फैंग को कुछ दिनों पहले उसके डैड से ये बात पता चला था कि वो इस परिवार की सदस्य नहीं है। उसके डैड उसके रियल डैड तो है, लेकिन उसकी मॉम जो कि इस परिवार की मालकिन है वो उसकी रियल मॉम नहीं है। उसकी रियल मॉम तो गाँव में है, जो कि डैड की फर्स्ट लव होती है, और उसने 20 साल पहले ही अपनी बेटी जो कि फैंग होती है उसे इस परिवार की बेटी के साथ चेंज कर दिया होता है, और तब से ही रियल डॉटर गांव में रहती आ रही थी। फैंग को जब पता चलता है कि उसकी असली माँ गांव से है, जो कि मरने से पहले एक बार अपनी रियल डॉटर से मिलना चाहती है, तब वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में एक गांव वाले की बेटी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। लेकिन डैड अपने फर्स्ट प्रेम की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते थे, जिस वजह से वो अपनी बेटी पे फोर्स करते हैं कि वो एक बार जाकर अपनी मॉम से मिल ले। अब इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है। इन्हें पता नहीं होता है कि रात के समय मॉम पानी पीने के लिए आई हैं और इनकी सभी बातें सुन चुकी हैं। जैसे ही उन्हें धोखे के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती हैं और वो गुस्से से दोनों के साथ अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम दोनों को ही इस फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। फैंग को डर होता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसे गरीबों की तरह गाँव में जीना पड़ जाएगा, उसे ये ऐसो आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए सच्चाई सामने न आए वो अपनी मॉम को धक्का दे देती है और मॉम सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। वो बचने के लिए फैंग को पकड़ती है, लेकिन उनके हाथ में सिवाय फैंग के इयररिंग के अलावा कुछ नहीं आता है और वो नीचे गिर जाती हैं और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके से लू उस मरे हुए इंसान की सच्चाई सबके सामने ला देती है, बट अभी भी ये लोग उन बातों पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट फैंग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होती है और कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर इसके पास कोई सबूत है तो सबूत लाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम की जान आखिर क्यों लूंगी। और वैसे भी इसने जो कुछ भी कहा है वो सारी की सारी बातें झूठ है।
लुओ कहती है कि सच्चाई सामने आने के बावजूद भी तुम अब भी सच्चाई को नकार रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि सबूत तुम्हारे सामने ही है। फिर वो सभी से ये कहती है कि अगर आप लोगों को सबूत देखना है तो मरे हुए इंसान के हाथ को जाकर चेक कर सकती हो, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी फैंग की एक ईयरिंग है। ये सुनकर जैसे माता पिता आगे बढ़ के अपनी बेटी के हाथ खोलते हैं, उसके अंदर सच में फैंग की ईयरिंग दिखाई देती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ के फैंग को भी चेक करते हैं, तब उसके कान में इसकी चोट भी उन्हें दिखाई देती है, जिससे सच्चाई सबके सामने आ जाती है और तुरंत ही ग्रैंड पेरेंट्स फैंग को मर्डर के जुर्म में उसे और उसके डैड को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब इससे लुओ की पहचान तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सू जब ये सारी चीजें देखती है तो उसे लुओ से और भी ज्यादा नफरत होने लगती है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो लू होती है वो लोगों के साथ और भी ज्यादा जुड़ने लगती है और ऑनलाइन ही उनकी मदद करना कंटिन्यू रखती है। वहीं जो लू होती है वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ही स्टार्ट कर देती है और ऐसे ही किसी भी रैंडम पर्सन को उनकी मदद करने के लिए चूज करती है। और इस बार उसका सामना एक लड़की से होता है जिसका नाम मैंग होता है। उसकी मॉम भी उसके साथ होती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होती है, क्योंकि उनकी बेटी 28 ईयर की हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। मॉम को ऐसा शक होता है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है और न ही वो किसी रिलेशनशिप में जा रही है, इसकी वजह उनके मरे हुए पति हो सकते हैं। इसीलिए वो लुओ से मदद मांगती है। लुओ भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो उनके हस्बैंड के किसी भी चीज को उनके हाथों से जलाने के लिए कहती है और वो ठीक वैसा ही करती है। ऐसा करते ही लुओ भी अपनी तंत्र विद्या स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे डैड की आत्मा आ जाती है, जिनसे बात करने के बाद तो लुओ को बहुत सारी खतरनाक चीजें पता चलती हैं। लेकिन वो डायरेक्टली इनके बारे में इन दोनों को बताती नहीं है, बल्कि वो फैंग से बात करती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। तो वो पहले मना करती है, कुछ बहाने करती है कि पहले वो अपने करियर सेट करना चाहती है और उसका प्यार में मन नहीं लगता है। लेकिन बार बार लुओ की दबाव और अपनी मॉम के दबाव पड़ने से वो अपनी सच्चाई बता देती है कि वो किसी से प्यार करती है, जिसका नाम हैंग होता है। ये सुनकर मॉम तो काफी संतुष्ट होती हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि हैंग कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा पर्सन होता है जिससे फैंग अपने सपनों में मिली थी। वो लगातार पिछले 1 सालों से हैंग के बारे में ही सपना देख रही है। उसे हैंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। आगे फैंग अपने सपने के बारे में और भी ज्यादा शेयर करती है कि धीरे धीरे हैंग के साथ रहते रहते उसे उसकी आदत हो गई थी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और हद तो तब हो गई जब फैंग ने उस लड़की के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई कि वो सपने में ही उस लड़के से शादी भी कर लेती है। हालांकि ये सारी चीजें सभी लोगों को नॉर्मल लग रही होती है। मॉम भी कहती है कि ठीक है वो सपने वाला लड़का है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, बस तुम्हारा सपना है। तुम्हें रियल लाइफ में किसी लड़के को अपने लिए चूज करना चाहिए। साथ ही नेटिजन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लोग भी ऐसे सपने देखते हैं, लेकिन सपने में किसी के साथ शादी करना एंड रोमांस करना ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इनफैक्ट ये सारी चीजें देखते हुए लुओ भी फैंग को समझाने लगती है और कहती है कि जो तुम अपने सपने में देख रही हो ये सारी चीजें आम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। असल में इसे येन पीच ब्लॉसम कहा जाता है और ये सारी चीजें तब होती है जब कोई मरा हुआ इंसान किसी इंसान के ऊपर मोहित हो जाता है और धीरे धीरे उस शख्स को अपनी दुनिया मतलब कि मौत की दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। अब फैंग के लिए आने वाला समय तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। लेकिन लुओ ने तो आने वाले खतरे को भाप लिया होता है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसे हैंग बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था और वो किसी भी हाल में हैंग को मरा हुआ नहीं समझ रही होती है। उसी समय पीछे से जो इसके डैड की आत्मा होती है वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। लुओ उनकी बात समझ लेती है और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें समझाना चाहते हैं और उस लड़के से दूर करना चाहते हैं। मुझे ये बताओ, क्या हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ कुछ छोटे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं? ये सुनकर वो सोचती है और कहती है हाल फिलहाल में उसके साथ कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि जब मैं ऑफिस में काम कर रही थी तब ऑफिस में मेरे सर के ऊपर गमला गिरने वाला था, लेकिन बाय चांस मैं बच गई। एक बार जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी तब एक पागल इंसान ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो मेरा लक अच्छा था कि पास में पुलिस वाला भी बैठकर खाना खा रहा था और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन इन सारी चीजों से होंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर लुओ कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बार बार जान कौन बचा रहा है? वो तुम्हारे डैड हैं, जो कि उस लड़के से तुम्हारी जान बचा रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी रूह को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। मॉम भी इन दोनों की बातें सुनकर कुछ सोचती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की सही बोल रही है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें तुम्हारे कमरे में शादी के जोड़े में आधी रात को तैयार होकर बैठे हुए देखा था। मैं जब पानी पीने के लाई थी मैंने इसके बारे में तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुमने उस समय कहा था कि तुम्हें शादी करनी है। मुझे लगा था कि तुम उस समय नींद में हो, इसलिए मैंने सुबह में इसके बारे में तुमसे बात की थी, लेकिन तुम्हें रात का कुछ भी याद ही नहीं था। अब ऑडियंस समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर उस मरे हुए इंसान की आत्मा ने फैंग को ही अपना निशाना क्यों बनाया, और फैंग भी इसके बारे में सोच रही होती है। तभी लुओ से कहती है कि मुझे ये बताओ, जब तुम्हारा सपना स्टार्ट हुआ था उससे पहले क्या तुमने बाहर किसी चीज को टच किया था या फिर उसे उठाया था? ये सुनकर वो थोड़ा सा सोचती है, क्योंकि 1 साल बीत चुके थे। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उस टाइम जब वो अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी तभी रास्ते में उसे एक लाल लिफाफा दिखाई दिया था।
तब उसने मदद के बारे में सोचते हुए उसने उस लिफाफे को उठा लिया और उसे चेक किया ताकि जिसका है वो उसे लौटा सके, जिसके अंदर उसने शगुन के पैसे देखे थे और किसी इंसान के बाल को देखा था। ये देखकर उसे भी कुछ अजीब लगा था, इसीलिए उसने उसे उस समय ही डस्टबिन में फेंक दिया था। लोग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो चीज अब भी तुम्हारे पास है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को उसी समय फेंक दिया था। लोग कहती है कि एक बार जरा अपनी पर्स चेक करो। ये सुनकर जब वो चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि सच में वो चीज अब भी उसके पास ही थी। लोग कहती है कि तुम्हें उसे जला देना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। ये सुनकर मॉम उस लिफाफे को जला देती है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे उसकी भी आत्मा आ जाती है। फैंग लुओ से पूछती है कि मेरा हैंग कैसा है, मुझे उसे देखकर बताओ कि वो कैसा दिखता है। मॉम कहती है कि अभी भी तुम्हें उस आत्मा की पड़ी है, तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। ये सुनते ही वो आत्मा गुस्सा हो जाती है और इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन लुओ के सामने रहते वो थोड़ी सी परेशान करने के बाद वो पीछे हट जाता है। लेकिन अब भी जो फैंग होती है वो हांग के प्यार में फंस चुकी होती है, इसलिए वो ये सारी चीजें मानने को तैयार नहीं होती है। लुओ कहती है कि सब कुछ तुम्हारे सामने है लेकिन फिर भी तुम देखना नहीं चाहती हो। तुम्हारी आंखों पे प्यार का पर्दा आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दूंगी। ऐसे कहते हुए वो उसे होंग का पता दे देती है ताकि वो खुद ही जाकर सच्चाई देख सके। फैंग को भी अपने प्यार पे भरोसा होता है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं करती है और वैसे ही होंग के घर पे चली जाती है। बाहर से घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। नॉक करने के बाद एक लेडी आती है जो कि हैंग की मॉम होती है और वो उन दोनों को घर के अंदर लेकर जाती है। अंदर से भी घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से ऑडियंस सब ये देखती है तो वो लोग सोचते हैं कि काश ये उनका घर होता। लेकिन जैसे ही वो लेडी उन सभी को घर के अंदर ले जाती है और अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है, ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि तस्वीर में दिख रहा इंसान और फैंग के सपनों में दिखने वाला इंसान दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं, इंसानों को अपनी जान में फंसाने के लिए वैसा ही चेहरा बनाती हैं जैसे सामने वाला इंसान को पसंद हो। अब ये सब कुछ देखकर तो फैंग और उसकी मॉम दोनों ही घबरा जाती हैं, लेकिन इन्हें असली झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि हैंग की मॉम अपने बेटे की सारी सच्चाई जानने के बाद फैंग से फोर्सफुली उसकी शादी कराना चाहती हैं ताकि उनका बेटा मरने के बाद भी खुश रहे। वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन आत्मा उनका रास्ता रोक लेती है, जिसके बाद ये लोग फैंग की मॉम को बंदी बना लेते हैं और फैंग को दुल्हन बना लेते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो मरे हुए इंसान की रूह से शादी करे, नहीं तो वो लोग उसकी मॉम को खत्म कर देंगे। लेकिन वो फिर भी शादी से इनकार करती है, तब वो लेडी उसे जान से मारने की कोशिश करती है। सही समय पे यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि इस लेडी को अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद फैंग अपनी मॉम को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसे पुलिस से पता चलता है कि सही समय पे यहाँ पे पुलिस इसलिए आ गई क्योंकि लुओ ने सही समय पे इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी थी। जिसके बाद वो लुओ से बात करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लुओ कहती है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे की सारी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगी। फिर रात में जब वो ध्यान पे होती है तभी अचानक से एक आत्मा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। लुओ उस भड़के हुए आत्मा को देखकर समझ जाती है कि ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के की आत्मा है, इसलिए वो उसे वार्निंग देती है कि अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो उसे खत्म कर देगी। जिसके बाद जैसे वो उस पे हमला करने वाली होती है वो आत्मा तुरंत ही डर कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ सू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे वो एक मरती हुई बूढ़ी लेडी से मिलती है और उसके साथ कुछ डील करती है। नेक्स्ट हम लोगों को देखते हैं जो कि सो रही होती है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अगर वो उनकी मदद करती है तो उसे 10 लाख मिलेंगे। ये सुनकर वो मान जाती है और बताए गए जगह पे अगले दिन ही पहुंच जाती है, लेकिन हवेली के अंदर जाते ही उसका सामना सू से हो जाता है। सू को देखकर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो बताती है इन लोगों ने पहले उसे इनवाइट किया था लेकिन वो चाहती है कि वो ये सारा काम वो करे। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो इनकी मदद करने के लिए मान जाती है। सबसे पहले वो फैमिली मेंबर से बात करती है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हाल फिलहाल में घर की मुखिया की डेथ हो गई है जो कि सिया की मदर इन लॉ होती है। सिया बताती है कि उसने अपनी मदर इन लॉ की हमेशा ही ख्याल रखा है, लेकिन उनके मरने के बाद घर में अजीब अजीब से, जैसे कि जब वो रात को पानी पीने के लिए बाहर आती है तब दूध की बोतल नीचे गिर जाती है और उससे मौत लिख जाता है। उसी वक्त वहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाती है। ये देखकर वो घबराती है लेकिन अपनी बेटी को चुपचाप कमरे में लेकर चली जाती है। अगले दिन जब उसकी बेटी स्कूल से घर आती है तब वो घर में गिर जाती है और तभी ग्रैंडमा की तस्वीर भी नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर सिया को ऐसा लगता है कि शायद उसकी मॉम की इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से वो अभी भी घर में है। सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, आप उनकी कुछ चीजें लेकर आओ। तभी सू भी इन सभी चीजों को लाइव कर देती है, ये सोचते हुए कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो वो इससे भी बर्बाद करके ही मानेगी। लू सू की हरकतें नोटिस कर रही होती है लेकिन इस समय उसे फैमिली वालों की मदद करनी थी, इसलिए वो उसे उलझती नहीं है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे वो ग्रैंडमा की सबसे पहले वो उनकी खास रुमाल जलाने के लिए कहती है, लेकिन जलाने के बाद भी वो उन्हें देख नहीं पाती है। वो पूछती है कि क्या ये रुमाल सच में आपकी माँ की है। वो लोग बताते हैं कि हाँ, ये उनकी माँ की ही है, लेकिन उससे भरोसा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो कुछ और चीजें भी मंगाती है।
फिर वो एक बुक को जलाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी पुराने टाइम की तरह कुछ नहीं हो पाता है, जिसमें बेटा अपनी माँ की कलम जो कि काफी ज्यादा खास होती है वो उसे जला देता है। लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता है। तब वो फिर से सभी गहने जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुओ सभी को रोक देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखकर तो जो ऑडियंस होती है उन्हें ऐसा लगता है कि सब के सब फ्रॉड हैं। लेकिन लुओ को कुछ शक होता है। वो परिवार वालों से बात करती है और कहती है कि मैं आपकी मॉम को देख नहीं पा रही हूँ। ये 2 रीजन की वजह से हो सकते हैं, या तो यहाँ पे जितनी भी चीजों को लाया गया है वो आपकी माँ की नहीं है, नहीं तो दूसरी अभी भी आपकी माँ जिंदा है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने खुद कहा था कि उनकी मॉम मर चुकी है। ये सुनकर वो कहती है कि जब तक मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखने लगती हूँ तब तक मुझे इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर फैमिली वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बूढ़ी लेडी अब काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, तो आखिर वो अपने मौत के मरने का नाटक क्यों करेगी और यहाँ से भागने की कोशिश क्यों करेगी। और वैसे भी इनकी मॉम की कंडीशन तो इतनी ज्यादा खराब है कि वो ठीक से बोल नहीं पाती है और ना ही वो ठीक से चल भी पाती है। तो इस हालत में आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। सो भी इसी मौके का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लोगों को शक होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर उंगली उठाने लगती है और इन लोगों से माफी मांगते हुए ऐसे रिएक्ट करती है कि उसकी दोस्त ने उसे यहाँ पे फंसा दिया। उसे इस तरीके से बात करते हुए देखकर लुओ को शक होता है कि इन सारी चीजों के पीछे सू का ही हाथ हो सकता है। अब दोनों दोस्त के बीच में लड़ाई होने लगती है और फैमिली वालों को ऐसा लगता है कि शायद दोनों के दोनों ही फ्रॉड हैं, इसलिए वो उन दोनों को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैमिली वालों को ज्यादा गुस्सा लू पे आ रहा होता है। लू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ की चीजों में ही गड़बड़ी है, बट ये लोग मानते ही नहीं है। इसी हाथापाई में सिया के हाथ के बने हुए जो लाल धागा होता है वो आग में गिर जाता है और उसी समय यहाँ पे घर की बेटी भी आ जाती है। तुरंत ही लुओ को कुछ चीजें दिखाई देती हैं और उसी आग में सिया की बेटी की तस्वीर दिखाई देती है और वो तुरंत ही इसके बारे में सबको बता देती है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि घर की बेटी तो जिंदा होती है और किसी मरे हुए इंसान की आत्मा ही उस आग में दिखाई देने वाली थी। तो ये मुमकिन कैसे हो सकता है। सबको ऐसा लगता है कि शायद लुओ यहाँ पे नाटक कर रही है, बट लुओ पीछे नहीं हटती है बल्कि उस छोटी बच्ची से बात करने की कोशिश करती है। घर की बेटी यहाँ से भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और अपनी ग्रैंडमा की चीजों को देखकर पहचान लेती है और पूछती है कि इन्हें जलाया क्यों जा रहा है। ये सुनकर तो सिया परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने कभी भी इन सारी चीजों को नहीं देखा था। और तो और सबसे ज्यादा शक करने वाली बात ये होती है कि उस आग के अंदर जो लाल कलर के धागे जल रहे थे वो भी घर की बेटी को याद नहीं होता है। ये देखकर सिया परेशान हो जाती है और कहती है कि इसे बेटा तुमने ही मेरे बर्थडे पे मुझे बना कर दिया था, तो तुम्हें इसके बारे में क्यों कैसे नहीं पता। तब सू घर की बेटी को कवर करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद ये बढ़ रही है इसलिए सभी चीजों को भूल गई होगी। सिया कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने इसी साल मेरे बर्थडे पे इसे अपने हाथों से बनाकर मुझे गिफ्ट किया था। ये सुनकर छोटी बच्ची घबराती है और तुरंत ही अपने कमरे के अंदर होमवर्क का बहाना करते हुए जाने लगती है। लुओ भी उन्हें इस सारे में ना रोकने के लिए कहती है और अचानक से बूढ़ी लेडी के नाम को लेकर उसे पुकारती है और तुरंत ही छोटी बच्ची उसका जवाब दे देती है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो जाती है। इसका मतलब है छोटी बच्ची के अंदर उसकी सोल नहीं है बल्कि घर की बूढ़ी लेडी का सोल है। वो तो आराम से जाकर सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा राज इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग कुछ पेपर के काम को कंप्लीट करने के बाहर जाते हैं अपनी बेटी को ग्रैंडमा के साथ अकेले छोड़कर। उसी समय का फायदा उठाते हुए ग्रैंडमा अपनी बातों में अपनी पोती को फंसाती है और उनके साथ किसी तरीके से अपने सोल को आसानी से बच्ची के साथ एक्सचेंज कर लेती है और तब से वो बच्ची की बॉडी में रह रही है। ये देखकर सिया काफी परेशान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, इसलिए अपने हस्बैंड से कुछ करने के लिए कहती है। वो आगे बढ़ के अपनी मॉम से पूछता है कि उसकी मॉम ने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम आंसर देती है कि वो अभी भी और ज्यादा जिंदा रहना चाहती है, क्योंकि इतनी जिंदगी से उनका पेट नहीं भरा है। ये सुनकर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहते हैं कि अगर आपको जिंदा रहना ही था तो आपने किसी और की बॉडी क्यों नहीं चूज की। मेरी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या वजह थी। बूढ़ी लेडी कहती है कि मैं किसी और के खून के साथ अपनी जिंदगी चेंज नहीं कर सकती थी और वैसे भी मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से बेवकूफ थोड़ी ना बना सकती थी। और एक और खास बात, मुझे इन सारी चीजों के बारे में इसी लड़की ने बताया था, इसलिए इसे नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसा कहते हुए वो सू की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर तो परिवार वाले तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं और बॉडीगार्ड बुलाकर उसे पकड़वा लेते हैं। जैसे ये लोग उसे पकड़ते हैं वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बेटी को बचा सकती हूँ। ये सुनकर लू कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी उसे बचाने का तरीका है। ये सुनकर वो ओवर एक्ट करने लगती है कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन तभी लू अपने पास से एक गुज जहर निकालती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने इसे काफी पहले मेरे बॉडी में डाल दिया था, जिस वजह से तुम मेरी छोटी मोटी नकल आसानी से कर लेती थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही पता लगा लिया था और इसे पहले ही अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया था। और अब इस कीड़े की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ कि इसे तुम अपने बॉडी में रखो। उसी वक्त मौसम भी अचानक से चेंज होने लगता है और सू की इतनी सारी गलती होने की वजह से आत्माएं एक साथ उसके ऊपर अटैक करती हैं और थोड़ी ही देर के अंदर उसकी शक्तियां सोखते हुए उसे बूढ़ा कर देती है। इसके बाद लू अपने पावर का यूज करती है और बच्चे के अंदर से बुरी आत्मा निकालकर उसकी आत्मा उसके बॉडी में डाल देती है, जिस वजह से वो ठीक हो जाती है। और इसके बाद बूढ़ी लेडी की आत्मा को वो कैद कर लेती है और इस फैमिली को बचा लेती है, जिस वजह से फैमिली वाले उसे बहुत ही बड़ा इनाम देते हैं। पैसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम लुओ को देखते हैं जो कि एक छोटे से भोज की तैयारी करती है और दिया जलाकर अपने मरे हुए माता पिता को
अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें कुछ समय के लिए मिलने के लिए बुलाती है, जैसा वो हमेशा से करती आ रही थी। लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स उसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि उनकी जगह पे एक दूसरी लेडी आती है, जो कि आते ही खाना खाना स्टार्ट कर देती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सही कहा था कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर लू उनसे पूछती है कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए हैं। लेडी बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरा कर चुका रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर वो उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी कौन सी इच्छा हो सकती है जिस वजह से वो आपकी कर चुका है। तो वो लेडी बताती है कि वो हेल की महारानी है और उसके पेरेंट्स ने उसे जिंदगी का दूसरा मौका देने के लिए उसके सामने 9,999 बार झुके थे। इसी वजह से उसका फिर से रीबर्थ हुआ था और इसीलिए वो इस समय अपना कर चुका रहे हैं। ये सुनकर तो वो पूरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और उसे पता चलता है कि अपने पेरेंट्स की सेक्रीफाइस की वजह से उसे दूसरी जिंदगी मिली है, इसलिए वो इमोशनल होकर रोने लगती है। तुरंत ही हेल की रानी अपने पावर का यूज करते हुए उसके सामने एक डिश लाती है, जिसे देखकर रोते हुए लुओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो उसे तुरंत ही खाने लगती है। रानी कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सही कहा था। असल में जो ये डिश खा रही होती है उसके पेरेंट्स हमेशा साथ में इस डिश को उसके लिए बनाया करते थे। वो जब भी रोती तब वो लोग तुरंत ही इस डिश को उसके सामने रख देते, जिस वजह से वो शांत हो जाती। पेरेंट्स को अपनी बेटी के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए वो इस डिश को अपने हाथों इसके पास भेजते हैं ताकि उसे खाने के बाद वो अपने पेरेंट्स को कम मिस करे। साथ ही हेल की रानी भी उसका ध्यान रखती है और बताती है कि वो लोग अपनी कर्ज पूरी करने के बाद जरूर ही उससे मिलने के लिए आएंगे और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आपको भी फेक की जैसे सपने आते हैं और अब सपने में आप भी ऐसे ऊटपटांग की हरकतें करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।